Hello everyone, welcome to Study Spark YouTube family. Today's we are going to start Computer Literacy Basic Chapter. ये UPSC, BPSC एंड SSC और FSSAI एग्ज़ाम और कंप्यूटर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है। नवोदय विद्यालय समिति की हाल ही में नॉन टीचिंग की पोस्ट आई है, उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा। वो सारे एग्ज़ाम चाहे वो बैंक के हों या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर की भाषा है? ऑप्शन है बेसिक, कोबोल, फॉर्ट्रेन, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जान लें कि इसमें से जो वैज्ञानिक भाषा है वो फॉर्ट्रेन है। फॉर्ट्रेन, ठीक है, इसका सही उत्तर फॉर्ट्रेन है। अब जानते हैं सभी को इन डिटेल बेसिक के बारे में जानते हैं। ये जो बेसिक लैंग्वेज है उसे बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहा जाता है। ओके, इसे जॉन जी कैमेनी और थॉमस ई कर्ट्ज द्वारा विकसित किया गया था। यह मूल रूप से प्रत्येक निर्देश या पंक्ति की शुरुआत में संख्याओं का उपयोग कर कंप्यूटर को निर्देशों को संधारित या संसाधित करने के लिए निर्देश देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वहीं बात करें कोबोल लैंग्वेज की, तो ये कोबोल लैंग्वेज क्या है? इसे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कहा जाता है। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसका उपयोग एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए किया जाता है और हम इसका उपयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाने के लिए नहीं कर सकते हैं कोबोल का उपयोग। ओके, कोबोल के कोड को एक कंपाइलर का उपयोग करके मशीन कोड में परिवर्तित किया जाना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम आगे फोर्ट्रॉन की। फोर्ट्रॉन यह मूल रूप से वैज्ञानिक गणना के लिए 1957 में IBM की एक टीम द्वारा विकसित किया गया था। यह संकलन को कुशल बाइनरी कोड में बनाने की अनुमति देता है। फोर्ट्रॉन, ओके, यह एक वैज्ञानिक कंप्यूटिंग भाषा है। याद रखिएगा, यह एक साइंटिफिक कंप्यूटिंग भाषा है। इसका उपयोग मौसम पूर्वानुमान, वित्तीय बाजार और इंजीनियरिंग के सिमुलेशन जैसे संगठनों में किया जाता है। वहीं बात करें पास्कल की, तो पास्कल यह मूल रूप से 1970 में निकोलस विर्थ द्वारा विकसित किया गया था और इसका नाम प्रसिद्ध फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। यह एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है जो अच्छी प्रोग्रामिंग अभ्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए संरचित प्रोग्राम और डेटा संरचनाओं का समर्थन करती है। आप इन शॉर्ट जान लीजिए कि फोर्ट्रॉन जो होता है वो कंप्यूटर का साइंटिफिक लैंग्वेज है और इस फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का उपयोग मौसम की घटनाओं का पूर्वानुमान करने के लिए, यानी कि पहले अनुमान लगा लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या फाइनेंशियल मार्केट में, इंजीनियरिंग में और भी जो भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है उनमें किया जाता है। ओके, इसे हम दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। हमने हिंदी में डिस्कस कर लिया, अब इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को बतला देते हैं ताकि जो दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए आसान हो। क्योंकि कंप्यूटर जो कोर्स होता है उसमें इंग्लिश में अगर क्वेश्चन बोला जाए या पूछा जाए या बतलाया जाए तो आसान लगता है। क्योंकि कंप्यूटर के जो लैंग्वेज होते हैं उनका हिंदी रूपांतरण काफ़ी क्लिष्ट हो जाता है, इसीलिए मैंने दोनों लैंग्वेज को इसमें शामिल किया है ताकि आपके लिए आसानी हो। आप अगर हिंदी में समझ सकते हैं तो हिंदी में समझ जाइए, अगर इंग्लिश आपके लिए आसान है तो आप इंग्लिश में समझ जाइए। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? तो हम लोगों को पता है फोर्ट्रॉन, और इसका की पॉइंट है फोर्ट्रॉन का बेसिक लैंग्वेज। बेसिक के बारे में हमने बोला था, इट इज़ कॉल्ड, बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है बेसिक का फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता दीजिएगा बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, है ना। बी फॉर बिगिनर्स, ए फॉर ऑल पर्पस, एस फॉर सिंबॉलिक, आई फॉर इंस्ट्रक्शन और सी फॉर कोड। और इस लैंग्वेज को जो बनाने वाले महान वैज्ञानिक थे उनका नाम था जॉन जी कैमनी। क्या नाम था? जॉन जी कैमनी एंड थॉमस ई कर्ट्ज। ओके, ये दो थे साइंटिस्ट जिन्होंने बेसिक लैंग्वेज का निर्माण किया था। ठीक है, इट ओरिजिनली यूज नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शंस और लाइन
to direct instruct the computer in the what order to process the instruction। और इस लैंग्वेज का जो उपयोग किया जाता है लाइन के शुरू में, बिगिनिंग होता है, इंस्ट्रक्शन के प्रारंभ में इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर को डायरेक्ट करने के लिए कि किस ऑर्डर में ये इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा। ओके, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल के बारे में हमने जाना। कोबोल का फुल फॉर्म होता है C फॉर कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। ओके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और कोबोल कंपाइलर का उपयोग करके लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलता है। यहाँ कहा भी गया है इट इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड वी कैन नॉट यूज इट टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। सबसे पहले यहाँ जानने की ज़रूरत है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग MS वर्ड पर काम करते हैं, एक्सेल पे काम करते हैं, है ना, पावर पॉइंट पर काम करते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको हम एप्लीकेशन बोलते हैं। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जैसे विंडो आप लोड करते हैं सिस्टम में तो वो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडो XP, विंडो 2000, विंडो 7, विंडोज़ 10, ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्ट्रन लैंग्वेज की। का जो यूज़ होता है वो साइंटिफिक कंप्यूटिंग लैंग्वेज के लिए होता है। ओके, और इस लैंग्वेज को डेवलप किया था IBM ने 1957 में। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय अ टीम एट IBM इन 1957 फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशंस। It also allows the compiler to generate efficient binary code. It also used in organizations such as weather forecasters, financial trading and engineering simulations. Okay? तो ये मौसम पूर्वानुमान के लिए वित्तीय बाजार में यूज़ होती है और इंजीनियरिंग के फील्ड में भी इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको साइंटिफिक कंप्यूटिंग लैंग्वेज बोला जाता है। अब बात करते हैं पास्कल लैंग्वेज की। और इसको ओरिजिनली डेवलप किया गया था 1970 में निकोलस विर्थ के द्वारा। ये काफ़ी चर्चित और प्रचलित हुआ था किनके समय में? फ्रांस के गणितज्ञ के समय में, मैथमेटिशियन के समय में, जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, और उन्हीं के नाम पर इस लैंग्वेज को पास्कल रख दिया। इट इज़ अ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये कौन सा है? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट सपोर्ट्स स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स टू इनकरेज गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पे हमने काफ़ी बातें कर ली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेल कोर i9 इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड्स एंड एंटीवायरस। इसका आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। इंटेल कोर i9 जो होता है ये प्रोसेसर का टाइप है। i सीरीज़ का आपने कंप्यूटर देखा होगा, जैसे i3, i4, i5, है ना, i9, ये सब i7, ये सब इनके वर्जन्स हैं प्रोसेसर के। और i9 काफ़ी लेटेस्ट है और ये टाइप है प्रोसेसर का। ओके, इसको पढ़ते हैं। इंटेल कोर प्रोसेसर्स फर्स्ट केम इनटू द डेस्कटॉप इन मिड 2006। ठीक है, 2000 के मध्य में ये डेस्कटॉप आया था, रिप्लेसिंग द पेंटियम लाइन दैट हैड प्रीवियसली कंप्राइज इंटेल्स हाई एंड प्रोसेसर। और ये पेंटियम पहले प्रोसेसर आती थी, पेंटियम प्रोसेसर, उसकी जगह पर काफ़ी डेवलप होकर i सीरीज़ की प्रोसेसर आने लगी। द कोर i नेम्स आर प्राइमरीली हाई लेवल कैटेगराइजेशंस दैट हेल्प डिफ्रेंशिएट प्रोसेसर्स विद इन अ गिवन जनरेशन। और ये जो i लिखा हुआ है ना यहाँ पे i, इसका मतलब ही हो जाता है हाई लेवल कैटेगरी का, और ये दूसरे जो भी प्रोसेसर हैं उनसे अलग रखता है इनको। ठीक है, द कोर i9 इज एट द टॉप ऑफ द इंटेल कोर पैक। और ये i9 जो है ये इंटेल कंपनी की सबसे टॉप लेवल की प्रोसेसर है। एट द कोर i9 लेवल इन द करेंट 9th जनरेशन CPUs ए लार्जर कैश इज प्रेजेंट दैन द कोर i5 प्रोसेसर। ये कहता है कि जो ये i9 i5 का मतलब समझे आप? ये कह रहा है कि ये 9 का मतलब है 9th जनरेशन का ये है, ये 5 का मतलब है कि 5th जनरेशन का ये प्रोसेसर है। ओके, इसीलिए इसका नाम होता है i3, i5, i9। ओके,
मतलब कि ये थर्ड जनरेशन, 3 का मतलब 5 का मतलब 5th जनरेशन और 9 का मतलब 9th जनरेशन है ये इंटेल कोर का मदर प्रोसेसर का। ओके, आगे बात करते हैं हम। इट हैज़ फास्टर क्लॉक स्पीड अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ फॉर बूस्ट, और इसकी जो घड़ी की स्पीड होती है अप टू 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। एंड अनदर बम्प इज ग्राफिक्स परफॉर्मेंस, और ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी बेस्ट होती है इनकी। हाउएवर कोर i9 CPUs स्टिल हैव द सेम मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी एज द कोर i5, और i5 की तुलना में जो कोर i9 का CPU होता है उसका जो मेमोरी कैपेसिटी होता है वो अधिक होता है। i5 से क्या होता है, i9 का ज़्यादा होता है। ओके, कहता है इंटेल कोर i9 एक प्रकार है किसका, प्रोसेसर का। यहाँ पे कहा भी गया है इंटेल कोर प्रोसेसर पहली बार 2006 के मध्य में डेस्कटॉप पर आए पेंटियम लाइन की जगह जो पहले इंटेल के हार्ड एंड प्रोसेसर को शामिल करती थी। कोर आई नाम मुख्य रूप से उच्च स्तरीय वर्गीकरण है जो किसी दिए गए पीढ़ी के भीतर प्रोसेसर को अलग करने में मदद करते हैं। कोर i9 इंटेल कोर पैक में सबसे ऊपर है। वर्तमान 9वीं पीढ़ी के CPU में कोर i9 स्तर पर कोर i5 प्रोसेसर की तुलना में एक बड़ा कैश मौजूद है। इसकी घड़ी की गति तेज है, बूस्ट के लिए 5 गीगाहर्ट्ज़ तक और ग्राफिक्स के लिए प्रदर्शन में एक ऑर्डर है। हालांकि कोर i9 CPU में अभी भी कोर i5 के समान अधिकतम मेमोरी क्षमता है। ओके, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक सिस्टम सुरक्षा ढांचा है जो कुछ सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और सक्रिय सिस्टम ट्रैफिक को कम करता है और नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है। इसको समझिए, पूछ क्या रहा है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा सुरक्षा ढांचा है, कौन सा एक सुरक्षा का ढांचा है, सिस्टम है, एक लाइन है जो बाहर से आने वाले कोई भी बाहरी चीज़ों को अपने कंप्यूटर में आने से रोकता है। तो आप समझ लीजिए, जिस प्रकार हम घर बनाते हैं और घर के चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देते हैं। बाउंड्री इसलिए लगाते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इस बाउंड्री को, बाहरी लोगों को इस बाउंड्री को पार करना होगा, तब वो यहाँ तक पहुँचेगा। तो ये जो बाहर का वाल है ये सुरक्षा का घेरा है, सुरक्षा वाल है। ओके, तो कंप्यूटर में भी इसी तरह का एक सुरक्षा घेरा होता है, वाल होता है, जिसको फायरवॉल बोलते हैं, जो कि बाहर से जो भी अननोन चीज़ें आती हैं, चाहे वायरस हो, चाहे हजार्डस कोई भी चीज़ें, कोई भी डेटा जो कंप्यूटर को प्रभावित करती हैं, उसे यह वाल रोकती हैं आने से। इसीलिए कहा गया है इसमें कि एक सिस्टम सुरक्षा ढांचा है जो कुछ सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और सक्रिय सिस्टम ट्रैफिक को कम करता है और नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा फायरवॉल। हमने समझा दिया है, इसको पढ़ देता हूँ। फायरवॉल एक सिस्टम सुरक्षा ढांचा है जो कुछ सुरक्षा नियमों पर निर्भर होने वाले और सक्रिय सिस्टम ट्रैफिक को कम करता है और नियंत्रित करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए कंप्यूटर वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटी वायरस सॉफ्टवेयर के बारे में बतलाया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया गया है कंप्यूटर वायरस, एंटी वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको जानते हैं, ये कंप्यूटर वायरस क्या है। एक 100 प्रतिकृति प्रोग्राम है जिसमें कोड होता है जो स्पष्ट रूप से स्वयं को अन्य निष्पादन योग्य कोड या प्रोग्राम में कॉपी करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम OS प्रोग्राम एक संग्रह है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है जिसमें उपयोगकर्ता प्रोग्राम को निष्पादित कर सके। वहीं अगर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह प्रोग्रामों का एक समूह है जिसे कंप्यूटिंग उपकरणों पर मालवेयर को रोकने, पहचानने और हटाने के साथ साथ अन्य खतरों की एक विस्तृत विविधता से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्वेश्चन है A या N dash is a system security framework that screens and controls approaching and active system traffic dependent on certain security rules। तो आपको मैंने समझा दिया है, इसका आंसर होगा फायरवॉल। और फायरवॉल is a system security framework that screens and controls approaching and active system traffic dependent on certain security rules। ओके, अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया वायरस का। वायरस इज अ सेल्फ रिफ्लेक्टिंग प्रोग्राम containing code that explicitly copies itself into other executable codes और programs। ये जो वायरस होते हैं ना, ये इसका काम होता है अपने जैसा, मानो ये वायरस है
तो ये अपने जैसा एक और कॉपी कर लेता है और इसी तरह से कई मल्टीपल कॉपी बना लेता है और कंप्यूटर को देखते हुए हैंग कर देता है। कंप्यूटर ना काम करने में असमर्थ हो जाता है, लाखों हजारों करोड़ों ये अपना डेटा बना लेता है, कंप्यूटर करने में सक्षम हो जाता है। आप देखते हुए हैंग हो जाता है, जिस तरह से कोरोना वायरस इसका एग्जाम्पल है। देखते हैं एक में गया और कॉपी करके दूसरे में भी चला जाता था। तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी वायरस का काम है कंप्यूटर के सिस्टम को ब्लॉक कर देना, काम नहीं करने देना। जिस तरह कोरोना वायरस आपके फेफड़े में जो नली है उसको ब्लॉक कर देता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और हमारा सिस्टम गड़बड़ाने लगता है, उसी प्रकार ये वायरस भी कंप्यूटर के श्वास नली को जाम कर देता है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि ये कई कॉपी बना लेता है और कंप्यूटर को देखते हुए हैंग हो जाता है, काम ही करना बंद कर देता है। तो इसका काम है ये। आगे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बारे में। ओएस क्या होता है? जो आपको अभी मैंने बताया कि विंडो आप 10 चला रहे हैं, लोग 7 चलाते हैं, विंडो 7 है ना, विंडो 8। तो ये सारी सॉफ्टवेयर्स जो हैं इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, एक्सेल है ना, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। ओके, यहाँ डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्ट्स एज एन interface between a user of a computer and the computer hardware. The purpose of an operating system is to provide an environment in which a user may execute the programs. ओके, अब बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मतलब आप समझ लो, जैसे कि कोरोना वायरस हो जाने के बाद हम लोगों को जो वैक्सीन पड़ा वो क्या था? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। वो एंटीवायरस था, वो वायरस के खिलाफ है, वायरस को कॉपी करने से, वायरस को सक्रिय होने से मना कर देता है, उसको रोक देता है, उसको ख़त्म कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ओके, यही काम है एंटीवायरस का। तो कंप्यूटर के लिए जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है, कंप्यूटर का जो वैक्सीन है वो एंटीवायरस है। आदमी के लिए जो वैक्सीन बना है, कोविशील्ड या कोवैक्स या कोवैक्सिन जो भी है, आप देखते होइएगा, वो भी एंटीवायरस है। जिस तरह से मानव के शरीर में वायरस इफ़ेक्ट करता है और उसे रोकने के लिए हमें एक वैक्सीन की ज़रूरत हुई, एंटीवायरस वैक्सीन की ज़रूरत हुई, वायरस के एंटी, उसके विरुद्ध, उसको रोकने के लिए जिस वैक्सीन की ज़रूरत हुई, उसी तरह से कंप्यूटर में वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। और एंटीवायरस इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स designed to prevent, detect and remove malwares on computing devices as well as protect against a wide variety of other threats. Number 4, which of the following is shutdown option? shutdown मतलब बंद हो जाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है शटडाउन का ऑप्शन है? तो ये कहता है लॉग ऑफ। देखिए, लॉग ऑफ भी शटडाउन का ही ऑप्शन है। लॉग ऑफ करने पे कंप्यूटर पूरी तरह बंद नहीं होता, लेकिन ये बंद मोड में, स्टैंड बाय मोड में चला जाता है। हाइबरनेट भी वही है, जैसे आप हाइबरनेट मतलब क्या? सो जाना आता है। जैसे ही माउस आप हिलाएंगे फिर तुरंत जग जाएगा। कंप्यूटर बंद नहीं होता है, लेकिन उसी अवस्था में होता है। हाइबरनेट मोड में अगर आप कंप्यूटर को रखते हैं तो आपके कंप्यूटर में जो आप काम कर रहे हैं, जितने भी फाइल्स खुले हुए हैं, जितना भी आपने ओपन कर रखा है फाइल्स को, वो सभी बंद नहीं होते हैं। कंप्यूटर सोने की अवस्था में चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप खोलेंगे तो कंप्यूटर क्या होगा? आपका वो सभी फाइल उसी अवस्था में रहेगा जिस अवस्था में आप छोड़ कर गए थे, फिर खुल जाएगा, सारा काम आपका वैसे का वैसा ही दिखेगा। ओके, ये होता है हाइबरनेट। रीस्टार्ट को समझते हैं। रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर बंद होकर पुनः स्वचालित हो जाना। एक बार जैसे ही आप शट डाउन कर दीजिएगा तो कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाएगा। ओके, लेकिन रीस्टार्ट में क्या होता है? जो अगर काम कर रहे हैं, फाइल खुली हुई है और आप रीस्टार्ट कर दिए तो ये सारी फाइलें खुली हुई नहीं रहेंगी, ये सब बंद हो जाएंगी, ठीक है, और रीस्टार्ट हो जाएंगी फिर से दोबारा। लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए फिर से स्टार्ट बटन नहीं दबाना पड़ता है। रीस्टार्ट जैसे ही कीजिएगा तो कंप्यूटर स्वतः बंद होकर के पुनः प्रारंभ भी हो जाएंगी, चालू भी हो जाएंगी। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज शटडाउन ऑप्शन, लॉग ऑफ भी सही है, हाइबरनेट भी सही है, रीस्टार्ट भी सही है। इसीलिए आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। ओके, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। शटडाउन, चूजिंग टू शट डाउन योर कंप्यूटर विल बीइंग द प्रोसेस ऑफ टर्निंग योर कंप्यूटर ऑफ। If you have any programs open, you will be asked if you want to force close them and normally be given a short amount of time before they are automatically closed and the computer turn off.
देखिए, शट डाउन के बारे में बताया है कि शट डाउन जब आप चूज़ करते हैं तो कंप्यूटर जो होता है जब बंद होने लगता है तो उस समय में, क्योंकि कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाएगा, तो उस समय में बंद होने से पहले उसका प्रोग्राम जो है आपसे पूछता है, अगर आपका कोई फाइल खुला हुआ है, कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, तो वो आपसे पूछता है कि क्या जो आपका खुला हुआ प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है या फिर फाइल है, उसे फोर्स क्लोज कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए दबाव में। तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं इसे बंद करता हूँ, या फिर आपको बंद करना है तो लिख दोगे यस, ओके। एंड नॉर्मली बी गिवन अ शॉर्ट, अगर आप उसे आदेश नहीं भी देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बंद हो जाएगा कंप्यूटर। आगे बात करते हैं लॉग ऑफ की। देखिए, लॉगिंग ऑफ विल काउज of all of your open programs to be closed and will bring you to the Windows login screen। जैसे ही लॉग ऑफ करेंगे तो आपके सारे प्रोग्राम क्या होंगे, बंद हो जाएंगे और ये आपको लेकर कहाँ चले आएंगे, फिर से विंडो जब आपका खुलता है तो उस समय में अगर आपने विंडो पे पासवर्ड वगैरह डाल रखा है तो देखते हैं ना, आप पासवर्ड डालते हैं फिर आपका विंडो खुलता है, उस स्क्रीन पर ले आएगा। यू विल देन बी एबल टू लॉग इन अनदर यूज़र इफ़ यू आर अदर प्रोफाइल ऑन योर कंप्यूटर। और यहाँ से आप मानिए कि बहुत सारे लोग होते हैं कि एक ही सिस्टम में 2-3 विंडो बना कर रखते हैं, एक विंडो पर कोई और काम करते हैं, दूसरे विंडो पे कोई और काम करते हैं और तीसरे विंडो पे कोई और काम करते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और वो कंप्यूटर एक ही होता है। मानिए कि आप विंडो 1 में काम कर रहे हैं, विंडो 1 में काम कर रहे हैं और आप विंडो 2 में जाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, विंडो 1 से सीधा लॉग ऑफ होकर के आएंगे स्क्रीन पर और विंडो 2 में लॉगिन कर जाएंगे। आपका किया हुआ काम विंडो 1 में सेव नहीं होगा, आप जो विंडो 2 में इन कर गए हैं वहाँ पर नए तरीके से नए वर्क पे काम कर सकते हैं, ओके। इसलिए लॉग ऑफ का उपयोग किया जाता है, ओके। व्हेन यू प्रेस दिस ऑप्शन यू आर टेकन to the Windows login screen and able to log in as a different user. The main difference here is that your program will not be closed, remaining open. और shut down और लॉग ऑफ में मेन अंतर यह है कि जैसे ही आप शट डाउन करेंगे कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाता है, और लॉग ऑफ करेंगे तो कंप्यूटर पूरी तरह बंद नहीं होता, ये कंप्यूटर ऑन ही रहता है। लेकिन आप एक विंडो से दूसरे विंडो जो आपने बना रखा है, एक ही सिस्टम में कई सारे विंडोज़, उसमें जाने के लिए ये उस स्क्रीन पर ले आता है, विंडो के लॉगिन स्क्रीन पे, ओके। आगे बात करते हैं रीस्टार्ट की। तो रीस्टार्ट का मतलब होता है पुनः प्रारंभ हो जाना। रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर इज सिमिलर टू शटिंग इट डाउन। ऑल ओपन प्रोग्राम्स आर क्लोज्ड एंड योर कंप्यूटर शट डाउन बिफोर रीस्टार्टिंग आफ्टर ए कपल ऑफ सेकेंड। यू आर देन टेकन टू आइदर the login screen if you have more than one user or directly to the main desktop। रीस्टार्ट कहता है कि जैसे ही आप रीस्टार्ट बटन को चूज़ करते हैं तो आपका कंप्यूटर बंद होने लगता है, ठीक है। और ऑल जितना भी खुला हुआ प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर में या फाइल होते हैं वो सेकंड में ही बंद होने लगते हैं, और कंप्यूटर बंद होकर के फिर कुछ ही सेकंड के बाद पुनः प्रारंभ हो जाता है, और प्रारंभ होने के बाद फिर आपको विंडो के डेस्कटॉप लॉगिन स्क्रीन पर पुनः दोबारा ले आता है, ओके। एक होता है स्लीप मोड ऑप्शन। स्लीप क्या होता है? दिस इज समटाइम्स कॉल्ड स्टैंड बाय मोड। स्लीप को बोलते हैं स्टैंड बाय मोड, स्लीप का ही ऑप्शन होता है हाइबरनेट। दिस इज समटाइम्स कॉल्ड स्टैंड बाय मोड एंड इज सिमिलर टू पाउजिंग अ टीवी शो और मूवी। व्हेन यू पुट द कंप्यूटर टू स्लीप ऑल प्रोग्राम्स एंड प्रोसेस आर halted but remain open, stored in the computer's memory. When you wake the computer up, all processes and programs will be open and usable pretty much right away. है जिस तरह से आप टीवी शो और मूवी में क्या करते हैं, कंप्यूटर रोक देते हैं, फ्रीज कर देते हैं। पहले वीसीआर आता था, सीडी आता था, देखते होइएगा, हम पाउज करके कोई काम करने लगते थे और जहाँ तक हमने देखा है वहीं पे रुकी रहती थी वो। उसी तरह से कंप्यूटर है, हम काम कर रहे हैं, काम करते करते हुए कोई दूसरा काम मुझे आ गया तो मुझे उठकर जाना है वहाँ से, तो क्या करेंगे, हम स्लीप मोड में, हाइबरनेट मोड में रख देंगे कंप्यूटर को, स्लीप मोड में। तो कंप्यूटर जहाँ पर था, जिस काम पे आप थे, वहीं पे रुक जाएगा और सारे फाइल आपके ओपन ही रहेंगे, उसी अवस्था में रहेंगे जिस अवस्था में आपने काम किया है, वो बंद नहीं होंगे, सिर्फ वो स्लीप मोड में चले जाएंगे, वो सो जाएगा कुछ पल के लिए। जैसे ही आप आकर उस कंप्यूटर को जगाएंगे, माउस पकड़कर हिलाएंगे, तो कंप्यूटर फिर उसी अवस्था में ओपन हो जाएगा जिस अवस्था में आपने उसे छोड़कर गया था। जो भी फाइल्स थी ओपन, वो उसी अवस्था में मिलेंगी आपको, सारी प्रोग्राम्स, सारे वर्क्स आपको दिखेंगे उसी अवस्था में। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइबरनेट की। हाइबरनेट
is similar to sleep mode. मैंने पहले ही बोल दिया. The main difference is that all programs and works are saved. The computer essentially turns off with some components such as the memory still switch on. When you wake your computer from hibernation, all programs you had open will reopen the same state you left in them. This is ideal for if you are not going to be using your computer for an extended period of time yet want program to remain open. देखिए, हाइबरनेट और स्लीप दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंसेस हैं. डिफरेंसेस क्या है कि स्लीप मोड में क्या होता है, कंप्यूटर को जिस अवस्था में आप छोड़ कर गए, ये कुछ समय के लिए, जब तक कंप्यूटर में लाइन है, बिजली है, हर चीज़ है, उसी समय तक आपका कंप्यूटर में उसी अवस्था में रहेगा, सेव नहीं होता है. मानिए कि लाइट कट गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर में जो फाइल था वो हो सकता है कि आपने अगर सेव नहीं किया हुआ है तो वो सब ख़त्म हो जाएगा, डेटा लॉस्ट हो जाएगा और बंद हो जाएगा कंप्यूटर. ठीक है. स्लीप मोड में अगर आप रखते हैं तो कुछ पल के लिए आपको थोड़ा काम करके आना है और फिर चलाना है तो आप रख सकते हैं. लेकिन हाइबरनेट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होता है. क्या होता है इसमें कि आप अगर हाइबरनेट मोड में रखते हैं तो जितने भी प्रोग्राम्स, जितने भी काम आपने किया हुआ है वो सब ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं और क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. और जब आप कभी आए लॉन्ग पीरियड टाइम से और काम शुरू किया, जैसे ही आप खोलेंगे तो वो डाटा सारा आपको मिल जाएगा जितना पर छोड़ कर आप गए थे और वहाँ से आप काम शुरू कर सकते हैं. बस यही अंतर है दोनों के बीच. इन डिटेल हम लोग बात कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस बना करके भी पूछे तो हम जवाब दे पाएँ. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डू यू call an event where a computer becomes unresponsive due to either a program or system itself becoming unresponsive and no longer taking input. ओके, इसका आंसर हो जाएगा हैंगिंग. ठीक है. क्योंकि क्या होता है, उस अवस्था को आप क्या कहेंगे जब आपका कंप्यूटर क्या है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, कोई इनपुट नहीं ले रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, और ये एकदम जैसे नहीं होता है कोई भी चीज़ ब्रेक जाम हो जाना, कोई भी चीज़ रुक जाना और कोई इनपुट नहीं लेना, कोई ना आउटपुट देना, एक ही अवस्था में, इसको हैंगिंग बोलेंगे. देखिए, अब ये हैंगिंग होता क्या है इसको समझिए. A hang is an event where a computer becomes unresponsive due to either a program or the system itself becoming unresponsive and no longer taking input. It is a blanket term for unresponsiveness. It a small application or process, the operating system itself or a piece of hardware being unresponsive. Hang have a variety of causes, from software encountering an error that it cannot handle simple lack of resources, which means the system is just waiting, to more serious systematic problems such as driver incompatibility or hardware malfunctions. Most hang are minor and usually resolve themselves, especially if it is only a resource issue, meaning it only appears to be hung because it is waiting for a resource such as memory or CPU time. Okay. देखिए, हैंग होने के कई सारे कारण हो सकते हैं और कंप्यूटर को रिस्पॉन्स नहीं लेने के भी कई कारण हो सकते हैं. जैसे कि कंप्यूटर में कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, ड्राइवर इनकम्पैटिबल है, मतलब कंपैटिबल नहीं है, हार्डवेयर मैलफंक्शंस हैं और कंप्यूटर में वायरस वगैरह भी इन कर गया है. साथ ही साथ कंप्यूटर में जितने इनपुट्स डाले हैं उसको सीपीयू विद इन टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेट से कर रहा है. और हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसर है, मानिए बहुत पुराना है और अभी आपने उसकी क्षमता के अनुसार अधिक काम दे दिया है और वो उस काम को सेम टाइम में करने में असमर्थ है, तो हो सकता है वो हैंग हो जाएगा. अब निजी जीवन में भी देखा जाता है, मानिए किसी आदमी की क्षमता है 50 किलो वजन उठाने का, उसको अगर 1 क्विंटल उसके पीठ पर लाद दीजिएगा तो क्या होगा, वो या तो बैठ जाएगा या फिर बहुत धीरे धीरे खींच तान कर आगे बढ़ेगा. उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है. ओके. एडिशनल इन्फॉर्मेशन. With removable disk drives, eject means to disengage the medium removable disk so it may be removed. The operating system completes any read or write operations on the drive and unmount it from the computer. With computers, to move is to permanently transfer text, data or files from one location to another without duplicating them. In computing, booting is the process of starting a computer. ये सब इंफॉर्मेशन है एडिशनल.
कि जब आप कंप्यूटर से कोई पेन ड्राइव, जैसे रिमूवेबल डिस्क उसको बोलते हैं, पेन ड्राइव हो, सीडी हो, निकालते हैं तो उसे इजेक्ट बोला जाता है। इजेक्ट का मतलब होता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में कि आप कंप्यूटर के डिस्क ड्राइव से या कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से यूएसबी केबल, यूएसबी पेन ड्राइव या फिर डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी वगैरह को बाहर निकाल रहे हैं, इसको इजेक्ट बोलते हैं। ये रिमूवेबल डिस्क ड्राइव के लिए यूज़ होता है। ओके, और वहीं पे कंप्यूटर जो होता है, बूटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उसको कंप्यूटर के लैंग्वेज में बूटिंग बोलते हैं। हिंदी में जान लीजिए, आप उस घटना को क्या कहते हैं जहां किसी प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी हो जाने और इनपुट नहीं लेने के कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है। आंसर होगा हैंगिंग। हिंदी भी पढ़ देता हूं एक बार। हैंग एक ऐसी घटना है जहां एक प्रोग्राम या सिस्टम एक कारण कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है, सिस्टम स्वयं अनुत्तरदायी हो जाता है और जब इनपुट नहीं लेता है। यह अनुत्तरदायी हो के लिए एक व्यापक शब्द है, चाहे वह एक छोटा अनुप्रयोग या प्रक्रिया हो, ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं हो या हार्डवेयर का एक टुकड़ा अनुत्तरदायी हो। हैंग होने के कई कारण होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर से किसी त्रुटि का सामना करना जिसे वह संभाल नहीं सकता, संसाधनों की साधारण कमी जिसका अर्थ है कि सिस्टम बस प्रतीक्षा कर रहा है, अधिक गंभीर प्रणालीगत समस्याएं जैसे कि ड्राइवर की असंगति या हार्डवेयर की खराबी। अधिकांश हैंग मामूली होते हैं और आमतौर पर स्वयं को हल कर लेते हैं, बट खासकर यदि यह केवल एक संसाधन समस्या है, जिसका अर्थ है कि यह केवल लटका हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह स्मृति या सीपीयू समय जैसे संसाधन की प्रतीक्षा कर रहा है। बड़ा क्लिष्ट वर्ड है। फिर भी रिमूवेबल डिस्क ड्राइव के साथ इजेक्ट का मतलब माध्यम हटाने योग्य को अलग करना है ताकि इसे हटाया जा सके। ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव पर किसी भी पढ़ने या लिखने के संचालन को पूरा करता है और इसे कंप्यूटर से अनमाउंट करता है। कंप्यूटर के साथ स्थानांतरित करने के लिए पाठ, डेटा या फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डुप्लीकेट किए बिना अस्थायी रूप से स्थानांतरित करना है। कंप्यूटिंग में बूटिंग एक कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वर्तमान में किस पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग किए जा रहे हैं? तो अभी 5th पीढ़ी के किए जा रहे हैं, अभी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग में लाए जा रहे हैं। अब जानते हैं 5वीं पीढ़ी, इसका सही उत्तर है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, सभी पीढ़ी को जानते हैं 6ठी पीढ़ी तक। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था पहली पीढ़ी कंप्यूटर में, और दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है। यह एक ऐसा कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब के बजाय, ये दूसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अंशतः ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था जो सस्ते थे, कम बिजली की खपत करते थे, आकार में अधिक छोटे थे और अधिक विश्वसनीय थे। वहीं वैक्यूम ट्यूब से बनी पहली पीढ़ी की मशीनों की तुलना में तेज गति से भी काम करते थे। अब बात करते हैं 5वीं पीढ़ी की। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का जो काल था, समय था, वह 1980 से अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो अभी है। ये 1980 में ये पीढ़ी प्रारंभ हुई और वर्तमान में चल रही है। 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक जो है वो ULSI तकनीक बन गई है। ULSI का मतलब हो जाता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। विजुअल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से ये चेंज होकर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक बन गई, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का उत्पादन हुआ। जो देखते हैं ना कंप्यूटर में, अब छोटा छोटा माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, एकदम बहुत छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर। पहले कंप्यूटर क्या था, फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर बहुत बड़ी बड़ी कंप्यूटर होती थी। एक जैसे रूम है ना 10 बाय 10 का या 10 बाय 20 बाय 20 का, इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था। उसके अंदर घुस घुस के आदमी काम करता था, कीबोर्ड कस कस के दबाना पड़ता था तब जाके दबता था। ओके, तो सोचिए कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर जो कि पूरे कमरा में अकेले अटता होगा, एडजस्ट होता होगा, और उस कंप्यूटर को आपके हाथ में ला देना, आप जिस मोबाइल से पढ़ रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर का प्रकार ही है, उतने बड़े रूम को आपके हाथ में छोटा करके दे देना कितनी बड़ी तकनीक है। और ये सब संभव हो पाया है माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। ठीक है,
अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, जिसे एआई बोलते हैं, वो मानव की तरह काम करता है। आप कहिएगा कैसे सर? जैसे देखिए, आप गूगल पर जाते हैं, पहली बार कोई चीज़ टाइप किया, आपने टाइप किया google.com, लेकिन अगली बार जैसे ही गूगल पर जाएंगे, सिर्फ जी आप दबाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको लिख कर देगा गूगल, गंगा, गारंटी, जो भी आपने सर्च किया हुआ है इससे पहले जी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों का एक लिस्ट दे देगा, एक समरी दे देगा आपको। यही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मानव से सीखता है, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ठीक है, ये मानव के द्वारा किए गए कार्यों पर निगरानी रखता है, और आप जो जो एक्टिविटी कंप्यूटर पे करते हैं वो सारा रीड करता है, नोट करते जाता है। अगली बार वो आपके सेम एक्टिविटी पर आपको सजेशंस देने लगता है। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव के लिए बहुत लाभदायक है। तो इसको कई वैज्ञानिकों ने इसको एक खतरा भी बताया है, लेकिन इस पर काफ़ी गहन अध्ययन किया गया है, और इस पर अगर चर्चा करने लगे तो ये सेशन 5 घंटे का भी हो सकता है। कभी कंप्यूटर का जब सेशन होगा यूपीएससी के लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसमें मैंने नोट्स बनाए हैं, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। अब छठी पीढ़ी की बात करते हैं। इन कंप्यूटरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल ब्रेन पर आधारित इंटेलिजेंट कंप्यूटर कहा जाता है। समझ गए कि ये जो छठी पीढ़ी की कंप्यूटर है, ये एकदम पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और आर्टिफिशियल ब्रेन है, ये आदमी की तरह सोचता है, मानव की तरह सोचता है। जटिल समस्याओं का समाधान संभव है, और समस्याओं को अधिक कुशलतापूर्वक और आसानी से हल करने के तरीके खोजने के लिए शोध जारी है छठी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए। ओके, अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। इसे ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आईसी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को हटाकर आईसी का उपयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट फुल फॉर्म होता है। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ओके, मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब हुआ एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स। ओके, चाहे मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब हुआ एक साथ कई काम आप कंप्यूटर पे करते हैं। एक तरफ एमएस वर्ड खोल लिया, एक तरफ एक्सेल खोल लिया, एक तरफ इंटरनेट खोल लिया, एक तरफ पावर पॉइंट खोल लिया, और सब पर आप काम कर रहे हैं। यही होगा मल्टी प्रोसेसिंग। करेंटली विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर वेयर यूजिंग। अब पूछा जा रहा है कि अभी कौन सा जनरेशन कंप्यूटर यूज हो रहा है, तो हो जा रहा है 5th जनरेशन। It is a computer that uses discrete transistors instead of vacuum tubes. In this generation, transistors were used that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machines mode of vacuum tubes. 5th generation. The period of 5th generation is the 1980s till date. In the 5th generation, VLSI technology become ULSI, ultra large scale integration technology, resulting in the production of microprocessor chips having 10 million electronic components. This generation is based on parallel processing hardware and AI, artificial intelligence software. Now, 6th generation. These computers are called intelligent computers based on artificial intelligence or artificial brains. Complex problems solving is possible, and researchers are going to find ways to solve the problems more efficiently and easily. 3rd generation, it is marked by the use of integrated circuits, ICs, in place of transistors. In this generation, remote processing, time sharing, multi-programming operating system were used. Question number 7. Which of the following is an example of an input device? Option webcam, monitor, headphones, plotter. तो इन चारों में ये जो 3 हैं, ये तो आउटपुट डिवाइस हैं, मॉनिटर, हेडफोन्स एंड प्लॉटर। ठीक है, बट वेबकैम क्या है? इनपुट डिवाइस। ये क्या करता है? तस्वीरों को हम बाहर से खींचकर अंदर कंप्यूटर में लेता है। देखते होइएगा वेबकैम लगा होता है, जब हम ऑनलाइन बात करते हैं तो वो हमारा फोटो खींचकर कंप्यूटर के अंदर लेता है और फिर बात करवाता है। मॉनिटर क्या है? कंप्यूटर के अंदर की चीज़ों को डिस्प्ले करता है, इसीलिए ये आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन क्या है? आपके मोबाइल या कंप्यूटर की चीज़ों को बाहर उसके साउंड को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हेडफोन को आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्लॉटर प्रिंटर का बड़ा रूप है प्लॉटर। ओके, देखते हैं फ्लैक्स वगैरह छपता है, उसको उस प्रिंटर को प्लॉटर बोलते हैं, और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। ओके, आंसर हो जाएगा वेबकैम। जानते हैं, वेबकैम इज a camera that connects to a computer. It captures all pictures or motions video with the
aid of software, a webcam can transmit this video on the internet in real time. Additional information is input device. A user may send data, information or control signals to a computer using an input device. The central processing unit CPU of the computer receives data and processes it to generate output. Examples. Input device के examples हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन्स, मैग्नेटिक लिंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसे MICR बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं MICR को, OCR जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और वहीं पे टच पैड, टच स्क्रीन और वेबकैम ये इनपुट डिवाइस के एग्जांपल हैं। वहीं बात करें आउटपुट डिवाइस की, द आउटपुट डिवाइस शोज द आउटकम्स ऑफ प्रोसेसिंग रॉ डेटा इंसर्टेड इनटू द कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस। देयर आर मेनी आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले output in a variety of formats including text, image, hard copies, audio and videos. Example: headphones, monitor, plotter, printer, projector, speakers, etc. ओके, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? आंसर इज वेबकैम। वेबकैम एक कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़ता है। यह अचल पिक्चर्स या मोशन वीडियो को कैप्चर करता है। सॉफ्टवेयर की सहायता से वेबकैम वास्तविक में समय में रियल टाइम में अपने वीडियो को इंटरनेट पर प्रसारित कर सकता है। मैंने बताया भी था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इनपुट डिवाइस के रिगार्डिंग कि एक उपयोगकर्ता इनपुट डिवाइस का उपयोग करके कंप्यूटर को डेटा, सूचना और कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU बोलते हैं डेटा प्राप्त करती है और आउटपुट उत्पन्न करने के लिए इसे संधारित प्रोसेस करती है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जिसे MICR भी बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, टच पैड, टच स्क्रीन, वेबकैम को भी क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस। देखिए यहाँ जो बोला गया है कि कंप्यूटर जो है CPU जो डेटा को इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से लेता है और फिर उसे स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। कंप्यूटर देखिए IPO सर्किल में काम करती है और कंप्यूटर का काम करने का जो प्रोसेस है उसे आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कीबोर्ड के द्वारा जो डेटा जाता है कंप्यूटर के अंदर CPU के पास, उसको हम इनपुट बोलते हैं, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद ये डाटा स्टोर होता है, ठीक है। फिर क्या होता है? प्रोसेस होता है। एक्चुअली प्रोसेस के लिए ही जाता है अंदर, तो ये स्टोर भी होता है वहाँ पे। और जब प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर आउटपुट देता है जो मॉनिटर पे होता है, और ये दोनों काम ये कंप्यूटर के अंदर होता है। प्रोसेसिंग का काम प्रोसेसर करता है और स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव है। प्रोसेस होने के बाद उसे हम मॉनिटर पे आउटपुट देते हैं। तो क्वेश्चन का जो पूछा कैसे जाता है ये जानना है। पूछा जाता है कि CPU कंप्यूटर के कार्य करने का, डाटा को प्रोसेस करने का प्रक्रिया बताएं। तो आपका प्रक्रिया होना चाहिए ISPO, यानी कि इनपुट, स्टोर, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये होना चाहिए मेन सीक्वेंस। ओके, अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाले गए कच्चे डेटा को संधारित, प्रोसेस करने के परिणाम को दर्शाती है। ऐसे कई आउटपुट डिवाइस हैं जो टेक्स्ट, इमेज, हार्ड कॉपी, ऑडियो और वीडियो सहित विभिन्न स्वरूपों आउटपुट प्रदर्शित करती हैं, जैसे हेडफोन, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर इत्यादि। देखिए आउटपुट अपने दिमाग में इतना समझ लीजिए, जो चीज़ हमको कंप्यूटर दिखाता है, बाहर की तरफ भेजता है, वो सब आउटपुट है। जो कंप्यूटर अपने अंदर लेता है वो इनपुट। ओके, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे मॉडेम कहिएगा कि इनपुट डिवाइस है, हम तो कंप्यूटर में लगाते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों है। कहिएगा कैसे? ये क्या करता है? डेटा लेता भी है और देता भी है। मॉडेम है ना, इंटरनेट जो चलता है उसके लिए। चलिए इस पर भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, सेशन लंबा हो रहा है इसको। क्वेश्चन नंबर 8, कच्चे रॉ इनपुट डेटा को सूचना में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम प्रणाली बुनियादी प्रक्रिया करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, तो इनपुट, स्टोर प्रक्रिया और आउटपुट कंट्रोल, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब सही उत्तर देखिए, कच्चे डेटा इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित 5 बुनियादी संचालन करते हैं। पहला इनपुट, फिर भंडारण, फिर प्रसंस्करण जिसे प्रोसेसिंग बोलते हैं, आउटपुट और फिर कंट्रोल लास्ट में। अब ये होता क्या है? इनपुटिंग जो बोलते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और निर्देशों को दर्ज करने की प्रक्रिया है। जो कीबोर्ड से, माउस से जो आप डेटा दबाते हैं, ABCD जो भी लिखते हैं, या फिर माउस से जो भी आप फाइल खोलते हैं, ये सब इनपुटिंग का एक टाइप है। भंडारण,
डेटा और निर्देशों को सहेजना ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर प्रारंभिक या अतिरिक्त प्रसंस्करण के लिए आसानी से उपलब्ध कराया जा सके, उसे भंडारण बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं उसको। जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है जिसमें हम लोग डेटा को जमा करके रखते हैं एज अ बैंक, जैसे बैंक में आप पैसा जमा कर रखते हैं ना, उसी तरह से कंप्यूटर का जो बैंक होता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, जहाँ पे जो काम आप करते हैं उस डेटा को वहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है। अगला है प्रसंस्करण, जिसको इंग्लिश में प्रोसेसिंग बोलते हैं। डेटा पर अंकगणितीय संचालन, जोड़ घटा गुना भाग आदि का तार्किक संचालन, तुलना जैसे कम से अधिक आदि इत्यादि का उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रोसेसिंग को मैं समझाना चाहूँगा इस प्रकार, एक्चुअली मैं स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है इस वजह से। खैर प्रोसेसिंग को समझिए। यहाँ पे बोल रहा है कि डेटा पर अंकगणितीय संचालन। अब सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो प्रोसेसिंग होती है इसमें दो भाग में, सीपीयू में भी दो तरह की प्रोसेसिंग होती है। एक होता है एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल, ए से अर्थमेटिकल, एल से लॉजिकल, यू से यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी अंकगणितीय डाटा हैं 1 2 3 4 5 इत्यादि, ये सब एएलयू इसको प्रोसेस करता है। जोड़ना घटाना गुना भाग कंपैरिजन लेस देन ग्रेटर देन इत्यादि। सीपीयू का काम है जितने भी वर्ड्स हैं सिंबल्स हैं इन सबको वो कन्वर्ट करता है, इन सब के डेटा को प्रोसेस करता है। तो सीपीयू में भी ये जो नंबर्स वाले डेटा होते हैं वो एलयू के पास जाते हैं और जो सिंबल्स वाले होते हैं वो अलग रहते हैं, उनको प्रोसेस किया जाता है। लेकिन ये प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होती है, इसलिए हम अलग अलग नहीं दिखाएंगे, एक ही तरह दिखाएंगे। ISPO लास्ट में सी भी जोड़ दिया, कंट्रोल, ठीक है। आउटपुट को हमने समझाया है, किसी उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी या परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया, जैसे मुद्रित रिपोर्ट या दृश्य प्रदर्शन इत्यादि आउटपुट है। जैसे कंप्यूटर से मुद्रित रिपोर्ट का मतलब क्या, प्रिंट आउट किया आपने कंप्यूटर से, जिसको हार्ड कॉपी भी बोलते हैं, है ना। जो कागज़ में कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट होकर के आपके प्रिंटर के द्वारा मिलता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। और जो PDF या फिर आप किसी भी फॉर्म में JPG फॉर्म में अपने मोबाइल में रखते हैं उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। ये दोनों समझ में आ गया आपको। तो ये प्रिंट आउट जो है ये भी आउटपुट के ही डिवाइस है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो या प्रिंट हार्ड कॉपी के फॉर्म में हो। कंट्रोल उस तरीके और क्रम को निर्देशित करना जिसमें उपरोक्त संचालन किया गया है। मतलब कंट्रोल किसी भी चीज़ का क्रम को निर्देशित करने की प्रक्रिया, कंट्रोल करने की प्रक्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस: इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। दैट इज करेक्ट. All computer systems perform the following 5 basic operations for converting raw input data into useful information. First, inputting, second, sorting, third, processing, fourth, outputting, and fifth, controlling. Inputting, process of entering data and instruction into a computer system. Sorting, saving data and instruction to make them readily available for initial or additional processing as and when required. Processing, performing arithmetic operations, add, subtract, multiply, divide, etc. or logical operations, comparisons like equal to, less than, greater than, etc. on data to convert them to useful information. यहाँ देखिए अर्थमेटिकल और लॉजिकल में बांट कर दिखाया गया है, जिसे मैंने बताया था ALU और CPU में। तो वहाँ जो है एक भाग लॉजिकल होता है और दूसरा भाग अर्थमेटिकल होता है, जहाँ पे एक तरफ तार्किक और एक तरफ अंकगणितीय एक्टिविटी की जाती है। Outputting, process of producing useful information or result for a user such as printed reports or visual displays. Controlling, directing the manner and sequence in which the above operations are performed. POP3 और IMAP ईमेल खाते हैं जिसमें डैश अपने आप एक मेल हर रोज़ मिलता है। किसी के मेल को पढ़ने या लिखने के लिए सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए एक सर्वर से जुड़ना चाहिए। किसी को टेलीफोन लाइनों की आवश्यकता नहीं है। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए केवल एक सर्वर से जुड़ा होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। देखिए POP3 और IMAP ईमेल खाते हैं जिनमें से केवल एक को ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ा होना चाहिए। इन दोनों में से जब हम एक ईमेल क्लाइंट में एक ईमेल का पता सेट करते हैं तो हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या हम इसे POP3 या IMAP के रूप में सेट करना चाहते हैं। IMAP का मतलब है I फॉर इंटरनेट, M फॉर मैसेज, A फॉर एक्सेस और P फॉर प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल
यह एक उन्नति है, उपयोगकर्ता को मेल सर्वर पर भी फोल्डर्स को देखने की अनुमति देता है ये IMAP। ओके, और IMAP में संदेश स्थानीय यंत्र पर नहीं रहता है, यह सर्वर पर रहता है। POP3 का मतलब है कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP3 का फुल फॉर्म है। यह एक सरल प्रोटोकॉल है जो केवल इनबॉक्स से कंप्यूटर पर संदेश डाउनलोड करने की अनुमति देता है। POP3 में मेल स्थानीय यंत्र जैसे कंप्यूटर या मोबाइल पर रहता है। POP3 and IMAP are email account in which one only has to be connected to the server to send and receive email. Okay, 3. When we set up an email address in an email client, then we need to decide if we want to set it up as POP3 or IMAP. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. It is advanced and allows the users to see all the folders on the mail server. In IMAP, the message does not remain on the local device, it remains on the server. IMAP local device में आपका जो है मेल नहीं आएगा, ये सर्वर पे रहता है। POP3 stands for Post Office Protocol. It is simple protocol that only allows downloading messages from inbox to the computer. In POP3 the mail remains on the local device such as a computer or mobile. तो POP3 में क्या होता है कि मेल क्या होता है, ये कंप्यूटर में, इनबॉक्स में और डिवाइस में, लोकल डिवाइस में भी होता है POP3 के उपयोग से। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या डेटा प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक निर्देश निष्पादित करता है? तो अंकगणितीय तर्क इकाई, इंफॉर्मेशन यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो इसका जो होगा डेटा प्रसंस्करण के दौरान वास्तविक निर्देश निष्पादित करता है वो अंकगणितीय तर्क इकाई। अंकगणितीय तर्क इकाई के बारे में हमने बताया है, जिसको ALU बोलते हैं इंग्लिश में, और इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मुख्य घटक है। मैंने बताया था यह अंकगणित और तर्क संचालन करता है। इसमें बुलियन तुलनाओं सहित अंकगणितीय और तर्क संचालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं जैसे जोड़, घटाव और स्थानांतरण संचालन को करने की क्षमता है। ये बुलियन क्या होता है, कंपैरिजन, इसका भी एक क्लास हमने बनाया हुआ है, लोड कर देंगे। ये 1 घंटे का क्लास है, बुलियन कंपैरिजन। ये आप जब जानेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि UPSC एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में बुलियन से क्वेश्चन पूछा गया था। आपको वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा तब समझ में आएगा। डेटा प्रोसेसिंग के दौरान वास्तविक निर्देश निष्पादित किया जाता है। 1 बाइट कंप्यूटर भंडारण और प्रसंस्करण में सूचनाओं की मूल इकाई है। मेमोरी यूनिट डेटा की मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के बाद इसे एक ऐसे फॉर्मेट में बदल दिया जाता है जिसे इंसान समझ सके। रूपांतरण के बाद आउटपुट इकाइयाँ इस डेटा को उपयोगकर्ता को प्रदर्शित करती है। From the following does the actual instruction execute during data processing? Is that arithmetic logic unit? Arithmetic logic unit is a main component of the central processing unit. It performs arithmetic and logic operations. It has the ability to perform all processes related to arithmetic and logic operations such as addition, subtraction, and shifting operations, including Boolean comparisons. The actual instruction is executed during data processing. A byte is the basic unit of information in computer storage and processing. A memory unit is the amount of data that can be stored in the storage. After processing data, it is converted into a format that humans can understand. After conversion, the output units display this data to users. फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन का सेशन ख़त्म होता है। हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब किया और डिटेल्स में पढ़ाया, ताकि ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये मानिए 100 क्वेश्चन हमने करवाया है। अब जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे बेसिक लिटरेसी कंप्यूटर से आप सभी को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन फॉर्म में डिस्क्रिप्टिव सेशन था, जो कि UPSC, ORA या फिर नवोदय विद्यालय समिति, FSSAI जिसे फशाई भी बोलते हैं, या फिर बैंक का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे कंप्यूटर एसेंशियल है, कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि समय समय पर जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, बाय।